गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज फिर हम स्टार्ट करते हैं क्लास 7th। जो आपका टॉपिक है स्वास्थ्य में सरकार की क्या भूमिका है, उसके बारे में पढ़ेंगे। अध्याय 2 चैप्टर 2। और जो उस दिन हमने लीव किया था, फिर उससे हम आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज जो टॉपिक से हम करेंगे केरल का अनुभव। 1996 में 1996 में केरल सरकार के राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। राज्य ने पूरे बजट का 40% पंचायतों को दे दिया। इससे हम पंचायतें अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध तरीके से उनकी पूर्ति कर सकती थी। इसमें गांव के लिए पानी था, आहार था, औरतों का विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना था। इसके फलस्वरूप देखेंगे, जल वितरण व्यवस्था की जांच की गई, स्कूलों और आंगनवाड़ियों के काम को सुनिश्चित किया गया तथा गांव की जो विशेष समस्याओं पर ध्यान दिया गया था और सुधार केंद्रों में भी सुधार किया गया था। जहाँ जो सुधार थे स्कूलों में और आंगनबाड़ी में, काफ़ी जो स्वास्थ्य केंद्र थे उनमें सुधार किया गया था। इन सब कार्यों में स्थिति में सुधार आया। इतने प्रयत्नों के बाद भी कुछ समस्याएं तो बनी रही, जैसे दवाइयों की कमी, अस्पताल में अपर्याप्त बिस्तर, पर्याप्त डॉक्टरों का ना होना आदि। समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता है। अधिक जानकारी के लिए ऑनलाइन या ऑन करें, जिसे कि हम करेंगे। अब आइए कोस्टा रिका का तरीका। कोस्टा रिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। इसका मुख्य कारण उसके संविधान में निहित है कि कई वर्ष पहले कई कोस्टा रिका ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि वो देश में सेना नहीं रखेंगे। इससे उन्हें सेना पर व्यय किए जाने वाले धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत जरूरतों पर खर्च करने में मदद मिली। कोस्टा रिका की सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए उन्हें अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देती है। कोस्टा रिका की सरकार ने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूल सेवाएं उपलब्ध देती है। पीने का स्वच्छ पानी, सफाई, पोषण और आवास। स्वास्थ्य की शिक्षा बहुत अधिक महत्वपूर्ण मान्यता है। स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान और शिक्षा का महत्वपूर्ण भाग है। उसके बाद देखेंगे हम इसमें क्या किया जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश में लोगों की स्वास्थ्य की दशा अच्छी नहीं है। यह सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह अपने सब नागरिकों को, विशेषकर गरीबों और सुविधाहीनों को गुणात्मक और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करे। तथा हम देखते हैं, लोगों का स्वास्थ्य जितना जीवन आधारभूत सुविधाओं पर, उतनी सामाजिक स्थिति पर निर्भर है, उतना ही स्वास्थ्य सेवाओं पर भी ऊपर भी। इसलिए लोगों के स्वास्थ्य की दशा सुधारने के लिए दोनों को कार्य करना आवश्यक है। एक बार पीछे और देख लेते हैं जो मेन चीज़ें हैं, उस पर फिर हम और डिस्कस करेंगे बाद में। जैसे कि हम देखेंगे, भारत में ऐसे स्थिति का सामना कर रहे हैं जहाँ निजी सेवाएं तो बढ़ रही हैं, परंतु सार्वजनिक सेवाएं नहीं। ऐसी दशा में लोगों को मुख्यतः निजी सेवाएं उपलब्ध हो पाती हैं। ये शहरी क्षेत्रों में केंद्रित हैं। इन सेवाओं का भी मूल्य अपेक्षाकृत अधिक रहता है। दवाइयाँ तो महंगी हैं, पर लेकिन लोग उन्हें खरीदने में असमर्थ नहीं होते। इसलिए जब परिवार बीमारी होती है तो उन्हें ऋण लेना पड़ता है। उसके बाद निजी सेवाएं अधिक कमाने के लिए प्राय ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित करते हैं जो सही नहीं है। कई बार तो सस्ते तरीके उपलब्ध होने पर भी उनका प्रयोग नहीं किया जाता है, जबकि साधारण इलाज पर्याप्त हो सकता है। उसके बाद देखेंगे हम, जब जनसंख्या के 20% लोग ही बीमारी के दौरान आवश्यक दवाइयों को खरीदने में सक्षम होते हैं, तो ये लोग भी, जिन्हें हम गरीब नहीं समझते, दवा संबंधी खर्चों उठाने में कठिनाई अनुभव करते हैं। हमने एक स्टडी में पाया कि यहाँ जो लोग अस्पताल में किसी बीमारी, चौपट या चोट लगने के कारण भर्ती होते हैं, उनमें 40% लोग खर्चों का भुगतान करने के लिए पैसे उधार लेते हैं, अपने को संपत्ति बेचते हैं। देखेंगे, जो गरीब लोगों के लिए परिवार में हर बीमारी चिंता और मुसीबत का कारण बन जाती है। इससे बड़ी बात यह है कि ऐसी स्थिति बार बार आती है। गरीब लोग पहले इस पोषण की कमी के शिकार होते हैं। ये परिवार उतना भोजन नहीं खाते जितना कि खाना चाहिए। उन्हें जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं जैसे पीने का पानी, घर के लिए पर्याप्त जगह, साफ वातावरण तक उपलब्ध नहीं हो पाता है। इसलिए उनके बीमार पड़े रहने की संभावना अधिक रहती है। बीमारी पर होने वाले खर्चे, उनकी हालत और ख़राब हो जाती है। तो हम देखेंगे, कभी कभी केवल पैसा ही लोगों को बेहतर इलाज में बाधक नहीं होता। उदाहरण के लिए, महिलाओं को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाता है। कई आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र कम हैं, तो अच्छी तरह नहीं चलाए जाते। वहाँ निजी सेवाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। तो आपने अभी केरल का अनुभव पढ़ा, जो 1996 में आपने देखा, वहाँ पर कई परसेंटेज का कमी परिवर्तन आए।
वहाँ पर गाँव के लिए पीने का पानी, आहार, औरतों के लिए विकास, शिक्षा आदि की व्यवस्था कराई गई। उसके बाद हम एक देखेंगे कोस्टारिका का तरीका जो है, वहाँ पर लोगों का काफ़ी जो तरीका है वो स्वस्थ देश माना जाता है, जिसमें देखा गया हमने वहाँ पर सेना नहीं रखी गई और उन्होंने अपने जो लोगों के लिए उन्होंने हर प्रकार से सुविधा दी, चाहे पानी हो, चाहे स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे एजुकेशन, चाहे शिक्षा हो, उन्होंने सब पर उस पर खर्च किया। तो हम देखते हैं जब किसी देश का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आपको पता चल जाएगा उस देश का डेवलपमेंट किस प्रकार है। तो हम देखेंगे आपने से जो चैप्टर में पढ़ा, स्वास्थ्य में सिर्फ बीमारी की बात नहीं पढ़ी आपने, तो हम देखेंगे आप जो इस एनसीईआरटी क्वेश्चन हैं उनको देखें। बाकी मैं इसकी PDF फाइल आपको सेंड कर दूंगा। और जैसे कि आप इसमें पढ़ेंगे, आप हम निजी सेवा हैं, सार्वजनिक हैं, चिकित्सक, पर्यटक हैं, संचरणीय बीमारियां हैं और OPD है, नैतिक आचार हैं और जर्नलिज्म के नाम हैं। एक बार आप इनको भी देखोगे तो मालूम, जो आपको वर्ड्स दे रखे हैं तो आपको इनको मालूम चलेगा। जैसे आपने सार्वजनिक क्या है, वह सेवा या कार्य जो देश के सब लोगों के लिए है, वो क्या कहलाता है, सार्वजनिक कहलाती है। जैसे निजी है, वह सेवा या कार्य जो किसी व्यक्ति कंपनी द्वारा अपने मुनाफे और के लिए आयोजित किए जाएं, ये है। बीमारी दूसरे के व्यक्ति को माध्यम से संचालित होती है, जैसे पानी, भोजन, हवा आदि। OPD क्या है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, या वह रोगी विभाग का रूप है। अस्पताल में किसी विशेष वार्ड में भर्ती होने से पहले रोगी को OPD में जाते हैं। नैतिक आचार, किसी व्यक्ति को व्यवहार कमी करने वाले सिद्धांत पर हम करते हैं। जेनेरिक, दवाइयों के रासायनिक नाम हैं जो हम पहचान कर सकते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि अब हम आगे जो पढ़ेंगे, हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे और बाकी हम इसको NCERT क्वेश्चन आपके पास सेंड कर देंगे।